हेलो, मैं हूँ रुंजुन। अच्छा नहीं नहीं हेलो, मैं हूँ रुंजुन सीज़न विद सॉल्ट से। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। एक्चुअली आज मैं आपके लिए एक लाइफ अपडेट काइंड ऑफ चैनल अपडेट लेके आई हूँ। मेरा लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था ऑलमोस्ट 4 साल पहले। मैंने मेरे चैनल पे 150 से ज़्यादा वीडियोस अभी तक अपलोड किए हैं और काफ़ी सारे उसमें से जो रेसिपीज़ है मेरे वो आपको पसंद भी आए हैं। तो पर क्यों मैं ये 4 साल नहीं डाल पाई? अगर किसी को वो सवाल मन में आ रहा है या फिर मुझे ही बताना है, क्योंकि अब से ये चैनल मेरे लिए क्या है और मैंने क्यों स्टार्ट किया था, वो मेरे लिए क्या मीन करता है। और मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आ चुके हैं लास्ट 5 साल में, 5-6 साल में। तो इसलिए वो मुझे एड्रेस करना था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था 2015 में, पर 2016 से मैंने वीडियोस इस पे डालना शुरू किया। और तभी मेरे पास कोई जॉब था नहीं, मैं अलग अलग जॉब के लिए प्रिपरेशंस और वो सब कर रही थी। तो मेरा एज तभी था 25। तो मुझे लगा कि ये हाई टाइम है कि मैं कुछ तो शुरू करूँ। ठीक है, साइमल्टेनियसली जॉब तो ढूंढना है ही, पर इन द मीन टाइम कुछ तो मैं शुरू करूँ मेरे लिए, जो शायद एक अच्छा ऑप्शन आगे जाके निकले। तो इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। और क्योंकि खाना मतलब मुझे बचपन से ही पैदाइशी ही मैं ऐसे लोगों को ऐसे बोलती हूँ जो वियर्ड है कि मैं पैदाइशी भुक्कड़ हूँ। तो मुझे बहुत खाना पसंद है और एक्सपेरिमेंट्स करना और खाना बनाते टाइम जो पीस ऑफ माइंड मिलता है और जो अपने एक अलग जोन में चले जाते हैं और फिर अपने को एकदम आइडियाज़ आते हैं कि अरे इसमें ऐसा करके देखा तो वैसा करके देखा तो वो सब मुझे बहुत हमेशा से ही पसंद था। मतलब ये चैनल बनाने के काफ़ी पहले से हमेशा से ही मुझे खाना पसंद है और फॉर्चुनेटली खाना बनाना भी मुझे पसंद है। क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ओके, मैं अभी वो हो रही हूँ। तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया। और स्टार्टिंग में क्योंकि एडिटिंग वगैरह सब सीखना होता है, मेरे पास ऐसे सब कुछ बहुत चीज़ें थी नहीं। मेरे एक फ्रेंड के भाई के पास ट्राईपॉड था, तो उसने ट्राईपॉड दिया था मुझे, क्योंकि वो उस पर काम नहीं कर रहा था अभी। फिर इसलिए उसने बोला कि ठीक है, ये तू शुरू कर रही है तो तू ले ले। तो इसलिए फिर उसने मुझे ट्राईपॉड दिया। उसके पहले अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो 5 वीडियोस हैं मेरे, उसमें मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह भी नहीं है, कुछ स्पेशल लाइटिंग भी नहीं है, कुछ नहीं। तो डीजो जो मेरा देन बॉयफ्रेंड नाउ हस्बैंड, वो वैसे कैमरा लेके उस फ़ोन से शूट कर रहा है। आपको गैस बर्नर का ब्लैक इसमें उसका वो दिखेगा। तो मेरे पास लिटरली कुछ था नहीं, पर मैंने सोचा कि ठीक है, बनाना तो है तो करते कुछ। फिर ऐसे ट्राईपॉड आया, सब थोड़ा थोड़ा इक्विपमेंट्स मैंने लिया और फिर मैंने शूटिंग शुरू किया। एडिटिंग मैंने सीखा कि कैसे एडिट करते हैं। मैंने माइक ख़रीदा, वॉइस ओवर कैसे करना है, दोनों को मिक्स कैसे करना है, वो सब मैंने सीखा। तो वो भी काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग था कि कभी लाइफ में ऐसी आई नहीं वैसी स्किल तुम सीख रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है मतलब मेंटली। तो वो सब मैंने किया तो मुझे मज़ा आने लगा। फिर मैं रेगुलरली ट्राई करती थी कि मैं हफ्ते में 3 या एटलीस्ट 2 वीडियोस तो डालूँ। तो मेरे महीने में काफ़ी मतलब ऐसे ऑलमोस्ट 10 वीडियोस मेरे महीने में जाते थे, जब भी रेगुलरली मैं थी तब। और फिर बाद में 2018 में मुझे जॉब मिला फाइनली, मतलब क्योंकि साइमल्टेनियसली मैं उसके लिए भी प्रिपेयर कर ही रही थी। तो जॉब मिला मुझे ऐसे गवर्नमेंट नहीं, पर गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी में मिला मुझे जॉब। तो उसमें मेरा पोस्टिंग हुआ मोडासा करके एक जगह पे, छोटी सी जगह है, मतलब ऐसे तो बहुत छोटी नहीं, डिस्ट्रिक्ट प्लेस या पता नहीं ऐसा कुछ है वो, पर मैंने कभी सुना भी नहीं था। मेरा जब हाथ में ये ऑर्डर आया तभी मैंने देखा कि अच्छा मेरा पोस्टिंग मोडासा हो गया है।
तो तब मुझे पता चला कि मोडासा करके भी कुछ जगह है गुजरात में, जो मैं जितने भी लोगों को बोल रही थी कि मोडासा हुआ तो सब लोग बोल रहे थे ओह अच्छा अच्छा, मतलब शायद मैं ही थी जिसको मोडासा पता नहीं है, बाकी सबको पता होगा। तो वहाँ पे मेरा पोस्टिंग हुआ। तो मैं बहुत वो थी कि जगह पता नहीं कैसी होगी, कभी घर से बाहर ऐसे रहने गई नहीं हूँ मैं, तो कैसे क्या मैनेज कर पाऊँगी। पर लकीली वहाँ का स्टाफ और वो सब बहुत अच्छा था, मतलब जो फर्स्ट बॉस मेरे जो मैनेजर थे, प्लस वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बहुत हेल्पफुल थे। और मेरे साथ और एक जॉइनी थी, न्यू रिक्रूट मेरे साथ, तो हम दोनों साथ में रहते थे फिर वहाँ पे। और हम लोग सिर्फ वीकेंड्स पे घर आया करते थे, हम मंडे टू फ्राइडे वहीं रहते थे, क्योंकि एक साइड का आना जाना, मतलब एक साइड आओ तो 2 आवर्स लगते थे मिनिमम। तो दिन में 4-5 घंटे सब मिला के, मतलब ऑटो से बस स्टैंड से वो मिला के दिन का 5 घंटा ट्रैवलिंग बिल्कुल भी फीजिबल था नहीं। तो इसलिए हम दोनों ने मिलके वहाँ पे ही घर रेंट पे लेके हमने रहने का डिसाइड किया। तो क्योंकि अभी मैं 5 दिन वहाँ पे थी और वहाँ पे कोई सेटअप नहीं था, और यहाँ पे मेरी मम्मी मुझे हेल्प करती थी चीज़ें ऐसे निकाल के देने में, कि मेजर करने में, कि या ऐसे सब। और ऑब्वियसली मम्मी से ही मैं कुकिंग सीखी हूँ, तो मुझे कुछ डाउट होता है, क्योंकि वीडियो शूटिंग करते था, थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो अपने को जो सिंपली कोई नहीं देख रहा तब अपने अच्छे से बनाएंगे। तो वीडियो शूटिंग वैसा है कि कोई देख रहा है, मतलब ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हो, तो तभी थोड़ा दिमाग वो हो जाता है ना कि अरे बाप रे लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा आपने भूलते हैं चीज़ें वगैरह वगैरह। तो मम्मी उसमें पूरा टाइम मेरा हेल्प करती थी कि अभी ये कर, अभी ये मतलब हर एक स्टेप तो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे खुद को वो आता है। कोई रेसिपीज़ मेरे मम्मी के हैं, कोई रेसिपीज़ ऐसे तो सब रेसिपीज़ मम्मी के ही होते हैं, क्योंकि अपने और कहाँ से सीखते हैं। पर कुछ रेसिपीज़ जो मम्मी के थे, तो थोड़े चेंजेस जो किए हैं वो मेरे होते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा करके देखेंगे तो अच्छा है, वो सेंस में। तो इसलिए क्योंकि मोडासा में तो मंडे टू फ्राइडे तो थी नहीं मम्मी, ना मेरे पास ट्राईपॉड था, ना कुछ था, ना वहाँ पे बर्तन थे ढंग के, मतलब बेयर मिनिमम बर्तन थे वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ पे शूटिंग होता नहीं था। और तो इसलिए हम लोग फ्राइडे शाम को ऑफिस के बाद निकलते थे, घर जाते थे, फ्राइडे रात को पहुँचते थे, और मंडे मॉर्निंग हम वापस निकलते थे। तो फ्राइडे सैटरडे ये पूरा 2 दिन मिलता था हमको घर पे। तो तब ऐसे पूरा हफ्ता कहीं और रह के आए हैं, तो घर जाके फिर इतना होता नहीं था। फिर भी मैं ट्राई तो मैं करती थी। 2018 में लगा, तो मुझे लगता है मैं 20 तक फिर भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, मतलब इतना वो अचानक से स्लो डाउन नहीं हुआ है। तो मैं मैनेज करती थी कि मैं वीकेंड्स में आके शूट करूँ, और फिर लैपटॉप तो ले जाती थी, तो एडिटिंग मैं सिर्फ वहाँ पे करती थी मोडासा में, और जो शूटिंग वाला पार्ट है जितना भी, वो सब मैं वीकेंड पे जब आती थी तभी मैं करती थी घर पे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरा हेल्थ जो है उसके बाद, हाँ मेरा हेल्थ थोड़ा सा मतलब मैं बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील करने लगी, बहुत टायर्ड रहती थी। तो इसलिए मैं वीकेंड पे जब आती थी घर पे, तो मेरे से बहुत कुछ काम होता नहीं था, और बहुत धीरे धीरे वो थकान बढ़ती गई। इवन जैसे मैं ऑफिस जाती थी, तो बाद में ऑब्वियसली मेरा वेट ऐसे बहुत वो नहीं है, ओवर वेट ही हूँ मैं। तो उसकी वजह से हमारा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, तो जब भी मैं चढ़ के जाती थी ऊपर, तो फिर मुझे काफ़ी देर तक ऐसे मैं आउट ऑफ ब्रेथ रहती थी। तो मुझे सब लोग चिढ़ाते थे कि अरे इतने यंग एज में ऐसे तुम आउट ऑफ ब्रेथ रह रहे हो, ये क्या बात हो गई वगैरह वगैरह। तो मुझे भी लगता था कि हाँ यार मैं फ़िट नहीं हूँ, मैं आजकल बहुत ज़्यादा थक रही हूँ, ये क्या है। तो मैंने रनिंग शुरू किया था वहाँ पे। फिर मोडासा में सुबह सुबह एक बहुत सुंदर सा गार्डन था वहाँ पे, लेक वाला, तो वहाँ पे मैं दौड़ने जाती थी। घर पे भी मैं कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि दौड़ने जाती थी तो मैं बहुत आउट ऑफ ब्रेथ होती थी, इसलिए मुझे लगा कि चलो ये नहीं करते, घर पे कुछ योगा मैट लेके घर पे ही कुछ वर्कआउट्स करते हैं। तो वो भी मेरे से इतना होता नहीं था, और मैं बहुत पूरा टाइम मैं टायर्ड फील करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं जाती हूँ ये करने के लिए टेस्ट, कि क्या है मुझे, मतलब मैं इतनी थकी हुई क्यों। तो मेरे जो हमारा बहुत पुराना जीपी है, डॉक्टर जो हमारे है, उनके पास मैं गई। उन्होंने विटामिन डी और उसका टेस्ट किया, B12 का, तो वो बहुत ज़्यादा लो था। तो इसलिए उन्होंने उसके इंजेक्शन के कोर्सेस, मतलब उसका इंजेक्शन का पूरा कोर्स होता है ना, इतने टाइम में लेना, कुछ 4-6 महीने कुछ लेना पड़ता है।
तो मैं जब भी वीकेंड पे आती थी तभी उसके शेड्यूल के हिसाब से फिर मैंने वो किया ताकि मेरे लेवल सुधरे, तो मेरा फटीग कम हो। तो ऑल इन ऑल उससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। हाँ ठीक है, मैं वो बाद में बोलती हूँ। तो ऑल इन ऑल कुछ फ़ायदा हुआ नहीं उससे। थोड़ा बेटर लगा, फटीग में बेटर लगा, पर जो ब्रेथलेसनेस था, जैसे फर्स्ट एक फ्लोर चढ़ के जाना या दौड़ना या वो सब, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एट रेस्ट मैं बेटर फील करती थी, मैं उतनी थकी हुई नहीं फील करती थी, ऐसा सब, पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद 2020 में मेरा पोस्टिंग चेंज हो गया सुरेंद्र नगर, वो भी गुजरात में एक सिटी है। तो मैं सुरेंद्र नगर गई, और जब ही मेरा पोस्टिंग चेंज होके मैं सुरेंद्र नगर गई, वही टाइम पे मेरा शादी भी था 2020 जनवरी में। तो इसलिए फिर मैं मोड़ासा से पूरा मेरा सामान सब लेके मैं गई सुरेंद्र नगर। तभी वहाँ पे घर नहीं मिला था, तो पहले तो मैं अहमदाबाद आई थी, यहाँ पे रखा था मेरे हस्बैंड के घर पे, जगह थी सब, वहाँ पे मैंने सामान रखा था। और फिर मैं सुरेंद्र नगर मैंने ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद तुरंत ही मेरी फरवरी में शादी थी। तो इसलिए फिर शादी के लिए लंबा छुट्टी वगैरह लिया, और उसके बाद आ गया कोविड। फरवरी एंड में ही आया ना कोविड, मार्च मतलब ऐसे वो टाइम पे। तो इसलिए कोविड आ गया तो सब कुछ बंद हो गया। और मेरे हस्बैंड का और मेरा जॉब एसेंशियल सर्विसेज में आता है, तो फिर भी जो रिमोट एरियाज़ में वो थे वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया था लकीली मेरे लिए। मेरे हस्बैंड को तो एक भी दिन ऑफिस जाने से वो नहीं मिला, एवरी डे वो ऑफिस गया है, पर मुझे फिर तभी वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया था। और तभी मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग था ऊंझा में, वो भी एक नॉर्थ गुजरात के साइड पे एक छोटा सा वो है सिटी, वहाँ पे जीरा और वो सब बहुत, जीरा और वरियाली बहुत इसमें मिलता है। तो हाँ वहाँ पे, इसलिए फिर मैं वहाँ पे रहती थी डीजो के साथ, डीजो मेरे हस्बैंड का नाम है। तो वहाँ पे मैं रहती थी उसके साथ, और वर्क फ्रॉम होम दिया था तो मैं वहाँ पे से काम करती थी। तो वहाँ पे भी मैं जब काम करती थी, जैसे वो सुबह सुबह हम लोग निकलते थे कि ठीक है चल दूध लेके आते हैं, इस पे एक्टिवा पे दूध लेके आते, फिर मैं देखो नीचे ड्रॉप करता और मैं जाता हूँ ऑफिस। तो इसलिए मैं ऐसे निकलती थी ब्रश वश करके थोड़ा रेडी होके, क्योंकि 10 बजे का ऑफिस होता था दोनों का, तो उसके पहले रेडी होके बैठना है। तो इसलिए हम लोग निकलते थे, दूध लेने जाते थे, और फिर नीचे कुछ अगर सब्ज़ी वगैरह कुछ लेनी है उस दिन, क्या बनाना है वो सोच के, फिर मैं यहाँ पे मुझे ड्रॉप करता था वो घर के नीचे। और वहाँ पे हमारा लिविंग सिचुएशन ऐसा था कि हम लोग एक इसमें रहते थे, टेनामेंट जैसे बोलते हैं ना, उसमें। तो उसमें नीचे लैंडलॉर्ड रहते थे और ऊपर हम लोग रहते थे, तो वो भी एक फ्लोर चढ़ के जाना होता था। तो मैं जब ये सब्जियां और दूध, दो तीन पैकेट दूध, छाछ वगैरह और सब्जियां वो लेके मैं ऊपर आती थी, तो मैं इतनी आउट ऑफ ब्रेथ होती थी, इतनी ज़्यादा आउट ऑफ ब्रेथ होती थी कि मुझे लगता था कि मैं डूब रही हूँ। मैं ऐसे, मतलब एक होता है कि अपने दौड़ के आए और अपने हाफ रहे क्योंकि अपने को ज़्यादा, एक होता है कि अपने मुंह पे किसी ने पिलो रखा है और अपने मतलब सफोकेट हो रहे हैं, मतलब वो दोनों बहुत अलग फीलिंग्स है। तो मुझे ऐसे लगता था कि बाप रे, इतना तो सांस ले रही हूँ तो हवा क्यों नहीं आ रही, मुझे ऐसा लगता था, तो बहुत डरावना लगता था। फिर मैं नीचे के ड्रॉर्स में से कोई कढ़ाई या कुछ निकाल के खाना बनाने जाती थी, तो उसमें भी फिर मुझे हल्का सा चक्कर आता था, और उसमें भी मैं ब्रेथलेस होती थी। मैं नहाने जाती थी, उसमें भी मैं ब्रेथलेस होती थी। तो इसलिए मुझे लगा कि ये तो ठीक है, मैं ओवरवेट तो हूँ, पर मैं ओवरवेट हमेशा से रही हूँ, थोड़ा सा, मतलब थोड़े सालों से ही रही हूँ, तो अचानक अभी क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए मुझे कुछ तो और लगा। और तब क्योंकि कोविड था तो सब लोग ऐसे पैरानॉइड थे कि अरे बाप रे कोविड, और होना भी चाहिए, मतलब क्योंकि इतना भयानक चीज़ था वो। तो इसलिए हम लोग ऊंझा के पास थोड़ा बड़ा सिटी मेहसाणा करके एक जगह है, वहाँ पे हम लोग एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास दिखाने के लिए गए। और एक इसमें इम्पॉर्टेंट डिटेल ये है कि मेरी जो बड़ी बहन है उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन करके एक बीमारी थी, उसका कोई रीज़न पता नहीं चला, इसलिए तभी उसको प्राइमरी दो टाइप के पल्मोनरी हाइपरटेंशन तब होते थे, जब भी उसका डायग्नोज हुआ था 2006 में। तो
प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो सेकेंडरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होता है वो सेकेंडरी टू सम अदर डिसीज वैसे होता है कि तुमको ये है, उसके वजह से तुमको ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ। मेरे दीदी के सब टेस्ट करा लिए, कुछ उसको दूसरा कुछ निकला नहीं, तो उसका प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन था कि ये कोई रीज़न नहीं है। अभी इतने सालों बाद धीरे धीरे वो टर्मिनोलॉजी चेंज हुआ और अभी जो प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन है उसको अभी इडियोपैथिक पल्मोनरी हाइपरटेंशन बोलते हैं, मतलब अननोन कॉजेज़ के वजह से तुमको ये हुआ है। तो उसका डिटेक्ट हुआ था 2006 में और वो भी सेम सिम्टम्स थे, ब्रेथलेसनेस, थकान और वो सब। उसका तो बहुत एक्सट्रीम था क्योंकि वो तो मतलब वो मैं बाद में आपको कोई किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। तो उसको था बेसिकली ये बीमारी और सिम्टम्स मेरे मैच हो रहे थे उसके तो बहुत सीवियर थे, मतलब मेरे उतने सीवियर नहीं थे पर ऐसे लग रहा था कि ये क्या, ये शुरुआत तो नहीं है। तो वो मुझे थोड़ा टेंशन था उसके बारे में, तो इसलिए मैं वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई और वहाँ पे मेरा एको वगैरह हुआ, चेस्ट एक्सरे हुआ, वो सब हुआ। तो वो कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला कि नहीं अभी कोविड है इसलिए आप थोड़ा ऐसे हाइपर फील कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम करो। थोड़ा एंटी एंजाइटी पिल्स मुझे दिया कि आप एंशियस हो इसलिए आपको ऐसे ब्रेथलेसनेस और वो फील हो रहा है, तो आप वो लो, उससे आपको बेटर लगेगा। तो वो तो मतलब मुझे लगा कि एंजाइटी अगर होगा तो मैं स्टेयर्स चढ़ रही हूँ तभी एंजाइटी क्यों है, या मैं मतलब कुछ एक्शन करने पे ब्रेथलेसनेस है ना। एंजाइटी होता है तो जो कि मुझे सोशल एंजाइटी है, तो इसलिए मुझे पता है एंजाइटी कोई टाइप का तो भी एंजाइटी कैसे फील करता है, वो ऐसे नहीं फील करता। तो इसलिए फिर मैं अहमदाबाद में जो हमारे जीपी है उनको तो पता है ही क्योंकि वो तो हमारे जीपी रह चुके इतने सालों से, तो दीदी का डायग्नोसिस और उसका पूरा कैसा बीमारी का वो गया वो उनको तो पता ही था, इसलिए मैं उनके पास गई। तो वो नहीं थे वहाँ पे, वो छुट्टी पे गए थे, तो कोई और डॉक्टर थे फॉर द टाइम बीइंग, थोड़ा एक हफ्ता के लिए। और एज़ यूजुअल वहाँ पे बहुत भीड़, और क्योंकि जीपी के पास जाना पीक कोविड के टाइम पे, तो मेरे घर में लोग हैं जो डायबिटिक है, बूढ़े हैं या ऐसे, तो वो उनको सेव करने अपने रिस्क नहीं ले सकते कि अपने को कोविड हो। तो इसलिए तभी मैं पूरा ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइज़र का बॉटल लटक रहा है बैग में, ऐसे करके मैं गई थी कि जितना प्रिकॉशन ले सके उतना। तो ऐसे मैं पहुंची वहाँ पे और मैं अपने सिम्टम्स बताना शुरू किया मैंने कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है और ऐसा होता है। तो पता नहीं वो डॉक्टर इतना इनसेंसिटिव क्यों था, उसने एक तो मेरा सुना ही नहीं, मुझे क्या सिम्टम्स बोलने थे उसने सुना ही नहीं। फिर मैं ज़्यादा बता रही हूँ क्या, ठीक है, मैं अभी शुरू कर दिया तो मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इसलिए उसने सुना नहीं। फिर बाद में वो बोलने लगा, हंसने लगा कि अरे आपको तो अमेरिकन्स का बीमारी हो गया, उनको ये एंग्जाइटी डिप्रेशन तो ये सब अमेरिकन बीमारियां हैं, ये आपको क्यों। ऐसा मुझे लगा कि अरे मेरा रेगुलर जीपी पता नहीं कहाँ है, ये कौन इंसान है जो मेरे से बकवास कर रहा है। उसने भी मेरे को एंटी एंग्जाइटी पिल्स दिए और भेज दिया। फिर ऐसे करके डॉक्टर्स के पास जाके क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कुछ तो इशू है, और जब तक वो इशू मिलता नहीं है तब तक मुझे मन में वो नहीं होगा ना कि ठीक है पल्मोनरी हाइपरटेंशन बहुत डरावनी बीमारी है, पर वो है कि नहीं एटलीस्ट वो तो पता चले। तो इसलिए मैं ऐसे डॉक्टर्स कर रही थी। तो फाइनली अगस्त 2020 में जाके मैं डायग्नोज हुई कि मुझे पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है। पर बहुत अर्ली सिम्टम्स में मुझे वो कर लिया गया, डिटेक्ट हो गई मैं, थैंक्स टू माय सिस्टर कि वो इतने बुरे दौर से गुजरी, इसलिए मुझे अवेयरनेस था, इसलिए मुझे पता था कि ऐसी कोई डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मैं वो कनेक्शन जोड़ पाई, और डॉक्टर्स जो बोल रहे थे उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत रेयर डिसीज़ है। आप हाँफते हुए कहीं जाओगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर नहीं सोचने वाला कि अरे आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन है। पर क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी फैमिली में ये हो चुका है, तो इसलिए मैं उसके बारे में अवेयर थी, और इसलिए मैंने डॉक्टर्स को बोला कि इसके लिए चेक करो, इसके लिए चेक करो, इसके लिए। तो फाइनली फिर मैं ऐसे करके मैं हुई डायग्नोज कि मुझे है। तो मेरा
राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा डायलेटेड था, पल्मोनरी, फिर और भी टेस्ट वगैरह 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 किए। तो तभी हमारे फैमिली के लिए बहुत ख़राब टाइम था, मतलब ऐसे कि मतलब मेरी सिस्टर को 2006 में हुआ था, और वो भी पता चला था ऐसे कि वो घर में कोलैप्स हो गई थी बिल्कुल ही उससे। और फिर कुछ कुछ ट्रीटमेंट किए, तभी भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका कोई क्योरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है जो ये बीमारी को ही ठीक करे। इसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स है कि इसकी वजह से तुमको क्या तकलीफ हो रही है, वो तकलीफ कम कर सकते हैं, पर जो बीमारी इन इट सेल्फ है उसको ठीक नहीं कर सकते। तो तभी तो सिम्टोमेटिक रिलीफ भी इतने नहीं थे जब मेरी दीदी को हुआ था 2006 में। तो इसलिए फिर वो 2008 में उसका डेथ हो गया। 2006 जून में उसका डायग्नोसिस हुआ था और जनवरी 2008 में उसका डेथ हो गया। तो 20 मंथ्स ही डायग्नोसिस के बाद में वो रही, और वो पीरियड में भी वो बहुत टाइम ऑक्सीजन पे थी, कि बहुत सारे दिन आईसीयू में से मतलब हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था। तो ऐसे लगभग 20-20 दिन आईसीयू में रहना पड़ता था, और उसके बाद भी वो बच नहीं पाई। तो इसलिए जब ये पता चला हमको कि अब मुझे भी है, तो हमारे घर में ऐसे मतलब शायद आप इमेजिन कर सकते हो और नहीं इमेजिन कर सकते, मुझे नहीं पता, पर ऐसे बहुत ख़राब वो था। तो तभी मैं सुरेंद्र नगर मेरा पोस्टिंग था, मैं अकेली रहती थी, वहाँ पे भी फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, तो चढ़ के जाने में मुझे तकलीफ़ होती थी। तो इसलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज़ मुझे यहाँ पे अहमदाबाद में ट्रांसफ़र कर दो, जहाँ पे मेरी फैमिली है, जहाँ पे मेरा ट्रीटिंग डॉक्टर है, वो सब। तो उसके वजह से मैं जो भी वीडियोस भी है, ये सब के चक्कर में वो वीडियोस डालना भी बहुत कम हो गया। मैं लकीली जो मुझे मेडिसिन्स दिए गए सिम्टोमेटिक, वो थोड़े से मेरे पे काम करते हैं, तो मैं एट रेस्ट या ऐसे मैं उतना ब्रेथलेस नहीं फील करती हूँ जो मैं पहले करती थी। पर कुछ भी काम करने जाती हूँ मैं, मतलब ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भारी कढ़ाई उठा के गैस पे से साइड में प्लेटफॉर्म पे रखा, या इतना बेसिक, तो भी थोड़ी टाइम के लिए मैं ऐसे वो हो जाती हूँ कि हाँ फ्री हूँ, या ज़्यादा बोलती हूँ और मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर जाता है बहुत। मतलब मेरा नॉर्मली ही 93-94% रहता है। मैं ऐसे लंबा टाइम के लिए बात करूँ या कुछ एक्टिविटी करूँ, जैसे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना तो कितना बेसिक एक्टिविटी है, वॉशरूम जाना होता है तो मेरा ऑक्सीजन उसमें कम होके आ जाता है 85-86, वैसे उतने परसेंट पे आ जाता है। फिर मैं थोड़ी देर बैठ के हाँफती हूँ, फिर विद इन ऐसे 3 to 5 मिनट्स वो नॉर्मल होके वापस जो मेरा 94 है उस पे आता है। तो इसलिए फिर प्लस फुल टाइम जॉब, और जब ही मोडासा से सुरेंद्र नगर गई थी तभी मेरा एक प्रमोशन हुआ था, और फिर सुरेंद्र नगर से जब ही अहमदाबाद आई हेल्थ ग्राउंड पे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेके, उसके भी विद इन 8 मंथ्स और सो मेरा प्रमोशन हो गया। तो इसलिए काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ा वैसा टाइप का बढ़ गया। तो वो करने के बाद और विथ दिस डिसीज़ मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचता था कि मैं कुछ भी शूट करूँ या कुछ करूँ। इसलिए मैंने ट्राई किया, मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करती थी, बहुत ऐसे गिल्ट लेती थी, बुरा मानती थी कि ऐसी कैसी मैंने इतना अच्छा। और मैंने जो ये चैनल बनाया है, मैं बहुत इंट्रोवर्टेड और वैसी टाइप की इंसान हूँ, बहुत रिजर्व्ड। मुझे ऐसे प्रचार करना और वो सब मुझे बिल्कुल ऐसे बहुत वो लगता है। मैं एक टाइम था जब भी मैं सनग्लासेस पहनती थी तो मुझे लगता था कि मैं स्टाइल मार रही हूँ, मतलब वो टाइप की इंसान हूँ मैं। तो इसलिए प्रचार मैंने कभी मेरे चैनल का कहीं पे भी वो नहीं किया। मतलब दूसरे लोग करते थे, मेरे फ्रेंड्स खुश होकर कि अरे वाह तेरा चैनल है तो मैं इसको भेजता हूँ उसको भेजता हूँ। तो मुझे लगता था कि मेरे को थोड़ा लगता था कि अरे ये ठीक नहीं है ऐसे खुद को वो करना। तो ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिकली मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। मतलब थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरा काम पसंद किया और आपको लगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने जैसा है। तो इसलिए मतलब मैं इतनी वो थी कि ये कैसे, मतलब ये सपने जैसा लग रहा था कि ये कैसे इतना हो गया। पर वो ऐसे होता है कि मेहनत करते हो तो कभी ना कभी वो उसका वो मिलता है फल। तो इसलिए फिर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए, उसका भी मैंने मेरे पास वो बटन है यूट्यूब का, तो उसका भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो डाला था। हालांकि उसका व्यूज़ सिर्फ 200 व्यूज़ ही है तो वो बहुत लोगों ने, किसी ने देखा नहीं है वो।
पर वो मैंने डाला है मेरे चैनल पे। और यूट्यूब का आजकल कैसा है ना कि जो नॉर्मल कंटेंट है ना, ऐसे बेसिक, वो सजेस्ट नहीं करता अनलेस तुम बहुत बड़े यूट्यूबर हो। ऐसे 1 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर्स वाले वो वीडियोस बहुत ऐसे सजेस्ट नहीं करता है। कुछ ऐसे कैची होना चाहिए, कुछ कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए तो ही वो वीडियो सजेस्ट करता है, नहीं तो तुम्हारे इस पे होम पेज पे वो आएगा ही नहीं ऑटोमेटिकली। और मैंने ये भी नोटिस किया कि काफ़ी सारे तो मैंने वो भी बेल आइकन दबाइए भी किया हुआ मैंने खुद ने, पर फिर भी उनके उसमें नोटिफिकेशन आते हैं ड्रॉअर में, पर तभी जब वो डालते हैं वीडियो तभी अपने पास उसका वो नहीं होता है टाइम। अपने शायद ऑफिस में होंगे या कहीं बाहर कुछ रास्ते में होंगे तो तभी अपने नहीं देख सकते। तो वो सब जो है उसका नोटिफिकेशन तो अपने को आता है, पर वो फिर फॉर यू पेज में भी जो होम पेज है उसमें दिखाना चाहिए ना वो, पर वो दिखाते नहीं है। ठीक है, वो तो अलग बात है। तो इसलिए बेसिकली मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। अभी रिसेंटली मेरा फिर से प्रमोशन हुआ लास्ट ईयर, तो मैं मई से मैं मुंबई शिफ्ट हो गई हूँ। तो अभी मैं मुंबई में रह रही हूँ और मेरा ऑफिस भी यहीं पे है, इसलिए ऑब्वियसली। तो मेरे पेरेंट्स और हस्बैंड, लकीली हस्बैंड को भी यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट डाला स्पाउस ग्राउंड पे, तो उसको यहाँ मिल गया ट्रांसफ़र। तो ऐसे करके हम अभी यहाँ मुंबई में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि मैंने क्यों वीडियो नहीं डाला इतने टाइम से, और मैं क्यों इरेगुलर हो गई और क्यों बंद कर दिया वो सब। पर अभी मुझे लगता है कि इसे अबैंडन्ड बच्चे जैसा फीलिंग आता है मुझे ये चैनल को लेके। मैंने जब ये चैनल बनाया था तो एक तो रीज़न था कि कुछ तो करना है, वो तो रीज़न था ही। दूसरा रीज़न ये था उसमें कि मुझे ऐसा चाहिए था कि ये मेरे लिए सॉर्ट ऑफ वो बन जाए, क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी तो नहीं, पर मतलब ऐसे मेरे लिए एक वो बन जाए कि रेसिपीज़ का, कि ठीक है कभी जैसे अभी काफ़ी सारी रेसिपीज़ है, जैसे वाला से बिल्डर है, वो हमारे घर पे थोड़ा रेयरली बनता है। तो कभी अगर मुझे बनाना है वाला से बिल्डर, तो मुझे, क्योंकि उसमें ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं वैसे वो नहीं है स्टेप्स, तो मैं ही खुद मेरा ही वीडियो देखती हूँ कि मेरा वाला से बिल्डर मैंने कैसे बनाया था, तो इसलिए फिर मैं वो देख के फिर मैं बनाती हूँ। तो एक वो भी था कि हाँ ये सब रेसिपीज़ मेरे लिए भी वो है कि जब भी मुझे देखना है कि हाँ क्या बनाए, तो एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं, तो चलो उसको रेफ़र कर लेते हैं, वो भी मेरा एक पर्पस था। तो वैसे ही क्योंकि अभी मुझे ये डिसीज़ डायग्नोस हुआ है, और उसको मतलब मैं चाह के भी मैं उसको ओवरलुक या इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, ये चैनल अभी है तो मेरा, तो वैसे तो मैं जो चाहे इसके साथ कर सकती हूँ, पर मतलब क्योंकि ये फूड रेसिपी चैनल था पहले, तो अभी भी मेनली मैं इसको रेसिपी चैनल ही रखना चाहती हूँ। पर पहले जो मेरा वो था कि शेड्यूल कि हफ्ते में 2 वीडियोस, महीने में 8-10 वीडियोस, वो मेरे से अभी नहीं होने वाला, वो मेरे से फिज़िकली पॉसिबल नहीं है। और उतना मैं खुद से एक्सपेक्ट करूँगी विथ अ फुल टाइम जॉब, विथ अ फुल टाइम डिसीज़, एक तीसरा, और आपको पता है यूट्यूब चलाना एक फुल टाइम जॉब है तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ, वो मेरे से होगा नहीं, इसलिए मैं नहीं करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि जैसे मेरे लिए तो मेरी दीदी थी, मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर हर, पर मेरे लिए मेरी दीदी थी, इसलिए मुझे ये डिसीज़ के बारे में पता था, तो ये अर्ली डिटेक्ट हो पाया। और अभी 2026 आ गया है, तो 6 साल इसका मतलब प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है, पर फिर भी 6 साल मैं अभी हूँ यहाँ पे, और मैंने ऐसे घर भी शिफ्ट किया, वो सब भी किया, तो काफ़ी मुझे लगता है कि मुझे अभी सबके लाइफ में, मेरी बहन जैसे मेरे लिए थी वैसे सबके लाइफ में नहीं होते लोग, और ये डिसीज़ का अवेयरनेस ये करना बहुत ज़रूरी, कोई भी डिसीज़ का अवेयरनेस फैलाना ज़रूरी होता है, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से आपका प्रोग्नोसिस में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ सकता है। और वो डिफरेंस है मेरी सिस्टर का डायग्नोसिस और मेरे डायग्नोसिस में। उसका बहुत लेट डायग्नोस हुआ था क्योंकि हमको बीमारी के बारे में पता नहीं था, तो वो विदिन 20 मंथ्स वो चली गई। मेरा क्योंकि मेरी बहन को पता था इसलिए मुझे पता था, तो मेरा अर्ली डायग्नोसिस हुआ है। और मैं सब जो स्टेप्स लेने चाहिए वो सब तो नहीं लेती, जैसे पल्मोनरी रिहैब वगैरह करना चाहिए और वो सब, तो वो मैं फ़िलहाल अभी नहीं कर रही हूँ। पर दवाइयाँ लेना और माइंडफुल रह के वो करना कि डिसीज़ प्रोग्रेस नहीं हो बहुत फास्ट, तो इसलिए मैं अभी इतना 6 साल से मैं हूँ यहाँ पे, और मैं होप करती हूँ कि मैं और भी काफ़ी साल तक रहूँ।
तो इसलिए मुझे, क्योंकि मेरे पास ये मीन्स है इस चैनल का, तो मैं वो मीन्स को सिर्फ प्योरली रेसिपी वीडियोस ना रह के उसको मैं एज अ अवेयरनेस चैनल, और मेरा लाइफ मैं पीएच के साथ कैसे रह रही हूँ, मेरा खाना कैसे चेंज हुआ है, क्योंकि दवाइयाँ इतनी हैं कि उसकी वजह से मेरा गट का पूरा वो हो चुका है, मतलब बर्बाद। तो इसलिए मेरे फूड चॉइसेस मेरे को बहुत ध्यान रख के लेने पड़ते हैं, नहीं तो मेरा बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है नेक्स्ट डे मेरा हेल्थ का और आगे भी। तो इसलिए मेरे फूड चॉइसेस क्या है, मैं कैसे खाती हूँ, मैंने कैसे, मैं जो इतनी फूडी इंसान हूँ और मुझे इतना खाना पसंद है, प्लस मुंबई जैसी जगह पे अब हम आ गए जहाँ पे तो मतलब दुनिया भर का सबसे डिलीशियस और ऐसे अस्टोनिशिंगली गुड खाना मिलता है। तो वहाँ पे आके भी अब मतलब, पर मैं नहीं सब खा सकती क्योंकि मेरे को ये बीमारी है, तो मैं कैसे उसके साथ रहती हूँ, या एक क्रॉनिक इलनेस जो ऐसी टाइप की है उसके साथ कैसे मैं रहती हूँ, कैसे डील करती हूँ, तो वो सब भी अब इस चैनल पे होगा। तो इसलिए ये चैनल अभी प्योरली रेसिपी वीडियो से हट के, रेसिपी वीडियोस प्लस फूड जर्नी मेरा, प्लस मेरा पीएच का जर्नी और मेरा लाइफ, उसके बारे में भी ये चैनल होने वाला है। तो मुझे पता है काफ़ी सारे लोग, आपको लगेगा कि अरे हमने तो रेसिपी के लिए सब्सक्राइब किया था, अभी ये पता नहीं क्या टाइम पास डालेगी तो ये अनसब्सक्राइब कर दो। तो मतलब आपको कुछ नया जानने मिलेगा बीमारी के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग नहीं भी है, हो भी सकता है, आप किस टाइप का इंसान हो और आपको किस में इंटरेस्ट आता है उस पर डिपेंड करता है। पर हाँ, ये प्योरली रेसिपी चैनल नहीं रहने वाला अब से, और इसका कुछ शेड्यूल भी नहीं रहने वाला कि मैं कब पोस्ट करूँगी, क्या एवरी मंडे सुबह 10 बजे, और ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला है। जैसा मेरे पास एनर्जी है, जैसा मुझे टाइम मिलता है, और एडिटिंग, मतलब मैं मेरे लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास कोई एनर्जी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को कम से कम हर्डल्स हो, कि एक इंट्रो बनाया, एक मेरा वो बनाया, और फिर एडिटिंग में ऐसा वैसा वैसा किया, तो ये सब हर्डल्स हैं जिसकी वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पाऊँगी। पर मेरा मेन मोटिव है अभी कि मैं पोस्ट करूँ, मैं जो भी है जैसा भी है रियल रॉ मैं पोस्ट करूँ। इसलिए आपको मेरे वीडियोस पहले भी कोई बहुत ऐसे नवाई के वो नहीं थे, पर एटलीस्ट मैं सोचती थी कि अच्छा दिखे और ऐसा सब म्यूज़िक बैकग्राउंड में डालूँ और ऐसा सब, पर अभी वैसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब जहाँ पे मैं कर सकी वहाँ पे ठीक है, जहाँ पे शॉर्ट्स में ऐसे ही सिंपली म्यूज़िक डाल सकते हैं वहाँ पे ठीक है, पर यहाँ पे सोच के और वो सब करके, तो मेरा फुल टाइम जॉब प्लस फुल टाइम डिसीज़, उसके साथ ये फुल टाइम यूट्यूब जैसे मैं नहीं कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं मेरा जर्नी आपको वैसे दिखाने वाली हूँ कि कैसा है बेसिकली। अभी मैं बड़बड़ बंद करती हूँ क्योंकि मैं आधे घंटे से बोले ही जा रही हूँ। तो ये था। बाकी नेक्स्ट वीडियोस कौन से जो होंगे वो मेरा खाने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले वीडियोस कैसे टाइप के होंगे। तो मेरे खाने मैं कैसे खाती हूँ, मुझे क्या इश्यूज़ होते हैं और उसके वर्क अराउंड मैंने कैसे किया है। हो सकता है यहाँ पे जो देख रहे इतने सारे लोग होते हैं उनको भी सेम इश्यूज़, भले मेरी बीमारी नहीं है पर खाने पीने में उनको सेम इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि मैं कैसे नेविगेट कर रही हूँ उसके थ्रू। फिर आपको बीच बीच में रेसिपी वीडियोस तो मिलेंगे ही, भले उतने पॉलिश्ड नहीं हो फिर भी आपको वो तो मिलेंगे। प्लस आपको मेरा बीमारी क्या है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ मेरे बीमारी में, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उसके साथ रह रही हूँ, तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और मेरे पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है आपको देने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है और क्या, वो सब मेरे पास बहुत सारा है। और मेरा पूरा डायग्नोसिस का इन डेप्थ, ये तो मैंने ऑलमोस्ट आपको काफ़ी कुछ बता दिया है इसमें, पर इन डेप्थ से मेरा डायग्नोसिस का स्टोरी और अब तक का डायग्नोसिस के बाद भी क्या प्रोग्रेशन हुआ है उसका मैं आपको बताऊंगी। तो वो सब मेरे दीदी का टाइम पे क्या था वो मैं आपको बताऊंगी। तो ऐसे काफ़ी कुछ मेरी लाइफ के साथ पर्सनल चीज़ें जो है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी अगर आप अभी तक सुन रहे हैं मेरा इतना लंबा बोलना, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले, और बस मेरे साथ बने रहिए, आपका साथ बस मुझे चाहिए। थैंक यू सो मच।